विट्ठल मिशन स्कूल के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय का हमारा अगला चैप्टर है, अगला पाठ है पाठ 17 हिमालय की घाटियों में। हिमालय की घाटियों में पाठ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में भारत एक खोज कहते हैं। भारत की खोज, हालांकि उसका मतलब होता है, लेकिन उसको भारत एक खोज कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक यात्रा का उसमें वर्णन किया है। इसलिए जो हिंदी की गद्य विधाएं हैं उसमें से एक विधा होती है यात्रा वृत्तांत। और जैसे आपने महादेवी वर्मा का सुनना पाठ पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था कि उन्होंने अपने बारे में लिखा था, अपनी जानकारी दी थी, अपने परिवार के बारे में जानकारी दी थी। उसी प्रकार से इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जो लिखा है, तो इसे यह एक प्रकार का इनका संस्मरण भी है। जैसे महादेव वर्मा का सुनना पाठ संस्मरण था, उसी प्रकार से ये भी एक संस्मरण है। और ये मैंने इनकी पुस्तक बताई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनका जन्म जो हुआ था उसके बारे में पुस्तक में तो आपके नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनकी शादी के बारे में दिया हुआ है, विवाह कब हुआ था। जन्म इनका इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में है, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म लगभग जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को हुआ था। और सन मुझे लगता है 1869, मतलब 1869 है। मैं अपने स्वाध्याय में जो मुझे याद है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बुक में आपके नहीं दिया है। और इन्होंने अपने विवाह के बाद कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ जाकर कुछ दिन बिताए थे। तो उसी के दौरान इन्होंने अपने परिवार को कश्मीर में ही छोड़कर हिमालय की यात्रा करने का फैसला किया था। उस फैसले में इन्होंने अमरनाथ की गुफा देखने का इनका दिली इच्छा इनकी गई थी कि हम अमरनाथ की गुफा देख लें जो हिमालय पर्वत पर है। तो उसके लिए इन्होंने अपने चचेरे भाई को साथ में ले लिया था, और साथ में लेकर लद्दाख की तरफ जो रोड जाता है उसमें ये लोग चलने लगे थे। वहीं का ये वर्णन करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से पहाड़ की यात्रा में क्या क्या समस्याएं हुई, क्या कठिनाइयाँ थी, और किस प्रकार से हमने उस यात्रा में उनको झेला। यही चर्चा ये अपनी संस्मरण, मतलब अपनी याद, अपनी जो है उसको इस पाठ के माध्यम से इन्होंने बताया है। इसलिए इसका नाम भी है, शीर्षक भी है हिमालय की घाटियों में। अर्थात हिमालय की घाटियों में जो किस्सा हुआ, जो घटना हुई, जो हिमालय की घाटियों में इनके द्वारा देखा गया, उसका वर्णन इस पाठ में हम आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मेरी शादी सन 1916 में दिल्ली में वसंत पंचमी को हुई थी। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि दिल्ली में मेरा विवाह हुआ था और सन 1916 में हुआ था। फिर बताते हैं कि वसंत पंचमी को हुई थी। वसंत पंचमी वही तिथि होती है जिस तिथि को हम सरस्वती पूजा करते हैं। और वसंत पंचमी को इन्होंने बताया कि मेरी शादी हुई थी। उसी साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। शादी तो इनकी हुई थी दिल्ली में, लेकिन इस गर्मी के दिनों में कश्मीर चले गए थे। और बता रहे हैं कि कुछ महीने हमने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ों में घूमता रहा। ये कहते हैं कि कई सप्ताह तक हम पहाड़ों में घूमते रहे। कई सप्ताह मतलब महीनों होता है, महीने भर लगभग मान लीजिएगा, या इससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह से अधिक नहीं होते हैं। आप लोग इतना देखते हैं कैलेंडर में, एक महीने में 4 सप्ताह से अधिक बहुत कम आप मिलते हैं या होते ही नहीं है, ऐसा भी है। तो ये इनके कहने का कई सप्ताह कहते हैं, तो मतलब महीनों ये लोग घूमते रहे। तो कहाँ घूमते रहे उसके लिए बताते हैं कि पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के उच्च प्रदेश की, अब ये बता रहे हैं कि जो संसार का ऊंचा प्रदेश है, अर्थात बहुत ऊंचाई पे थे, और वहाँ पर क्या था, उन सकरी और निर्जन घाटियों। निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई आदमी न मिले, जो जहाँ कोई आदमी नहीं है उस स्थान को निर्जन कहते हैं। लोगों से हीन जो स्थान है, लोगों से रहित जो स्थान है, उसे निर्जन कहते हैं। सकरी का मतलब होता है पतली, बहुत छोटी छोटी जो रास्ते होते हैं उनको सकरे रास्ता कहते हैं, पतले रास्ते जो होते हैं। फिर कहते हैं जो तिब्बत की ओर ले जाती है, मतलब वहाँ जो पहाड़ के ऊपर एक देश है तिब्बत, जिसको आज चीन के अधिकार क्षेत्र में है तिब्बत वर्तमान समय में, लेकिन उस समय जिस समय उन्होंने यात्रा की थी उस समय तिब्बत अपना स्वतंत्र देश था। तो कहते हैं हम उस ऊंचाई पे थे जहाँ जो रास्ता थे, जो घाटियाँ थी, वो तिब्बत की ओर ले जाती थी। घूमने का मेरा पहला अनुभव था, मतलब वो पहली बार गए थे पहाड़ी क्षेत्र में घूमने। ये बताते हैं जोजिला
दर्रा की चोटी से हमने देखा, एक दर्रा की चर्चा यहाँ करते हैं, उसका नाम है जोजीला दर्रा कहते हैं। जो उसकी चोटी पे हमने चढ़ के देखा, क्या देखा, एक तो एक क्या कहते हैं कि देखा, एक और नीचे की ओर पहाड़ों पर बनी हरियाली थी। मतलब कहने का इनके यह है कि पहाड़ों पर हमें घनी हरियाली दिख रही थी एक तरफ नीचे की ओर, और दूसरी ओर नंगी खड़ी चट्टान। मतलब कहने का कि एक ओर हम जो देख रहे थे वो नीचे की ओर जो था वो हरा भरा दिख रहा था पहाड़, और ऊपर जो था वो उधर दूसरी तरफ हमें नंगी खड़ी चट्टानें दिख रही थी। मतलब उनमें केवल पत्थर दिख रहा था, बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही थी। नंगी खड़ी कहने का मतलब है बहुत बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों की चट्टान दिख रही थी। इस प्रकार से आगे बताते हैं कि हम उस दर्रे की सकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए। सकरी तह मैंने बताया कि पतली पतली जो गलियां होती हैं उनको कहा जाता है, और ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से सकरे रास्ते बनाए हुए होते हैं, पतले रास्ते, उसी की बातें बारफ कहते हैं सकरी तह। तो ये ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे, अर्थात दोनों ओर पहाड़ थे, और तो वो पतला सा रास्ता, सकरा सा रास्ता था जिसके ऊपर से चढ़ते चले जा रहे थे। एक और बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी, और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर हमसे मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना ऊंचे में चल रहे थे कि हमें लग रहा था कि ग्लेशियर हमारे साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ से भरे तालाब। वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए जो तालाब में पानी है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और दूर से देखने में वो बर्फ सा ही दिखाई देता है। उसी को कहते हैं ग्लेशियर। मतलब होता है हिम सरोवर या बर्फ का तालाब, जिनके लिए कहते हैं छोटे छोटे, मतलब वो बहुत बड़े नहीं है, हमसे मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे। रेंग रहे थे मतलब कह रहे हैं जैसे हम बस में बैठे होते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ पेड़ पौधे रेंग रहे हैं, उसी तरह ये जब चल रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि वो तालाब भी हमारे साथ चल रहे हैं। रेंगना मतलब होता है चलना। हवा ठंडी और कटीली। कटीली का मतलब होता है चुभने वाली। तो चुभने वाली हवा कैसे हो सकती है, क्योंकि वो बहुत अधिक ठंडी थी और साथ में बहुत बर्फीला मौसम था। कभी कभी क्या होता है, हवा के साथ बर्फ के टुकड़े भी गिरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बहुत बारीक बर्फ जो हमारे शरीर से टकरा के हमें लगती है, अर्थात चुभती है। तो यहाँ कटीली का मतलब है चुभने वाली। लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी, हवा इतनी साफ थी कि प्राय हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम होता था। यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि इतना साफ हवा थी कि हमें दूरी जो थी, हमें लगता था कि ये बहुत नज़दीक है। मतलब सामान जो भी दिखता था, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, बर्फ के पहाड़, ये सब लगता था कि बहुत नज़दीक है, क्योंकि हवा बहुत साफ थी। फिर बताते भी हैं आगे कि क्या भ्रम होता था, हमें उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। मतलब जहाँ एक थे उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। सूनापन का मतलब है कि वहाँ हमें कोई नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे सूनापन बढ़ रहा था। मतलब किसी तरह की कोई खटपट, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। पेड़ों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े पेड़, और वनस्पतियाँ को कहते हैं मतलब जो जंगल में होने वाली छोटी छोटी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें वनस्पतियाँ कहते हैं। वन में उगने वाली जो घास है और वन में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको वनस्पति कहते हैं। वन में उगने वाले, मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लीजिए मैंने यहाँ आपको जो लिख रखे हैं शब्द आपकी बुक में जो छपे हुए उनसे अलग है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। और फिर कहते हैं कि सिर्फ नंगी चट्टान, बर्फ और पाला। पाला क्या होता है? पाला होता है एक तरह का ओस का जमा हुआ भाग, जो ओस और कोहरे का धुआं होता है, वो जब जम जाता है तो उसे जमा हुआ भाग जो होता है वो पाला होता है। कभी कभी कुछ सुंदर फूल मतलब दिख रहे थे उन्हें, तो कहते हैं कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए, मतलब वनस्पतियों वगैरह ने साथ छोड़ दिया, ऐसा बताते हैं। तो कहते हैं कहीं कहीं फूल दिख रहे थे। फिर भी प्रसिद्ध के इन जंगली और सुनसान स्थानों में मुझे अजीब सा संतोष मिला। ऐसे सुनसान स्थान में भी वो कह रहे थे कि मुझे अजीब सा संतोष मिल रहा है, और बताते हुए मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। मतलब इनको बहुत आनंद आ रहा था। ये कहते हैं मेरे अंदर बहुत उत्साह था, मेरे अंदर बहुत उमंग थी, मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। इस यात्रा में मुझे दिल कपा देने वाला एक अनुभव हुआ। अब दिल कपा देने वाला मतलब डरा देने वाला अनुभव। वो कैसा था? जोजीला दर्रा के से आगे यात्रा करते हुए एक जगह हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। इनसे कहा गया कि जोजीला दर्रा से जब ये आगे बढ़े तो इनसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा जहाँ ये जाना चाह रहे थे
वो सिर्फ 8 मील दूर बताई गई। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था। ये ठीक था, लिखा है, यह ठीक था कि बीच में एक हिम से ढका हुआ पहाड़ पड़ता था। हिम मतलब बर्फ, बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत पड़ता था जिसे पार करना था। लेकिन इनसे क्या, कहते हैं ये पार तो करना था, लेकिन इनसे क्या, क्यों? क्योंकि क्या 8 मील होते ही क्या, मतलब इनके मन में आत्मविश्वास बहुत प्रबल था और ये अभी यात्रा शुरू किए थे, इन्होंने कठिनाइयां उतनी झेली नहीं थी, इसलिए इन्हें लग रहा था कि 8 मील हम तो तुरंत पार कर लेंगे। जोश खूब था किंतु अनुभव नदारद। यहाँ पर कहा कि हमारे अंदर जोश खूब था लेकिन हमें पहाड़ में चलने का और रास्तों का अनुभव नहीं था कि कितनी कठिनाई होती है। नदारद का मतलब होता है गायब। तो यहाँ जोश अनुभव के बारे में कहते हैं कि अनुभव हमारा गायब था, हमारे पास कोई इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। कहते हैं कि हम जो हमारा डेरा था जिसके साथ हम पूरा गए थे, पूरा जो हमारा समूह था उसमें हमने तंबू लगाए थे और वो तंबू जो है हमने 11,500 फीट की ऊंचाई पर छोड़ दिए। एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। एक छोटे दल के साथ कहते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ने लगे, बाकी लोगों को वही 11,500 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने छोड़ दिया। छोटा दल बनाया और उसके साथ आगे के पहाड़ में चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गड़रिया था। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अंडरलाइन करना होगा आपको। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहाड़ में जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ता कौन दिखा रहा था, तो रास्ता दिखाने के लिए इनके साथ एक गड़रिया था और रस्सियों की साकल में एक दूसरे से बंधे हुए हम लोगों ने बर्फीली नदियों को पार करना शुरू किया। यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कि हम जो ये बर्फीली नदियाँ थी, बर्फीली नदियाँ उन्हें कहते हैं जो नदियाँ ऐसी हैं जो बर्फ के साथ बहती हुई होती हैं, अर्थात बर्फ भी उनमें पानी जमा हुआ होता है और बर्फ भी बड़ी बड़ी बर्फ साथ में बहती हुई होती है। ऐसी बर्फीली नदियों को पार करने के लिए बर्फ में पैर रख के पार कर रहे थे शायद, तो उसके लिए क्या किया था, रस्सियों की एक साकल में एक दूसरे से बंधे हुए। ये बता रहे हैं कि हम जितने लोग थे सब लोगों ने रस्सी से अपने आप को बांध रखा था, अर्थात उसे चैन की तरह बना लिया था और चैन की तरह हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे। रस्सी, साकल का मतलब होता है जंजीर, जिसे हम सकरी भी कहते हैं। बर्फीली नदियों को हमने पार करना शुरू किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में कठिनाई मालूम होने लगी। यहाँ पर जो एक लेखक बता रहे हैं कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। आप जान रहे हैं कि बर्फ वही होता है जहाँ ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन जहाँ प्रबल अधिक मात्रा में होती है वहाँ बर्फ कभी जमता नहीं है। पानी में देख आप जानते हैं कि O2 इसका होता है, जो O2 जो हम इसे कहते हैं साइंस में, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बर्फ, पानी जो H2O होता है पानी का, तो पानी जो है जमता नहीं है। ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पानी बन जाता है बर्फ, तो वहाँ बर्फ भी बहुत था, मतलब वहाँ ऑक्सीजन कम थी, इसलिए सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी है। हमारे कुछ बोझियों के मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है लेखक के कि हमारे साथ जो हमारा सामान उठाने वाले थे, बोझियों का मतलब है सामान उठाने वाले, उनके मुंह से खून निकलने लगा। बता रहे हैं कि हालांकि उन पर बोझ नहीं था, उन पर बहुत बोझ नहीं था। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उनके खून निकलने का कारण बोझा नहीं था, जो वजन था उनके साथ वो बहुत कम था, लेकिन वहाँ सांस लेने में दिक्कत ऑक्सीजन की वजह से हो रही थी। ऑक्सीजन वहाँ कम था इसलिए उनके मुंह से खून निकलने लगा। फिर बताते हैं उधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रफ्तीली हो गई। बर्फ और गिरने लगी और जो बर्फीली नदियां थी वो रफ्तीली हो गई। रफ्तीली का मीनिंग आता है, आप देख लीजिए रफ्तीली क्या होता है। रफ्तीली का मतलब होता है चिकनी और फिसलने वाली, मतलब वो रफ्तीली शब्द जो प्रयोग किया है, रफ्तीली का मतलब है चिकनी और फिसलने वाली। फिसलने वाली मतलब उसमें अगर बर्फ में पैर हम रखेंगे तो पैर फिसलेगा, जिससे कोई घटना घट सकती है, इसलिए कहते हैं रफ्तीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए, मतलब उसमें चलने में थोड़ा सा परेशानी होने की वजह से हम लोग बहुत बुरी तरह से थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ रही थी, लेकिन हम मूर्खता करते ही गए। बहुत कठिनाई हो रही थी, फिर भी हमें जाने का जोश हमारे अंदर जो था अमरनाथ की गुफा की तरफ, उसके कारण हम ये जो गलती है, ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं उसके लिए कि, लेकिन हम ये मूर्खता करते रहे। मूर्खता का मतलब बेवकूफ़ी करते रहे। हमें समझ जाना चाहिए था कि रास्ता बहुत कठिन है, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम ये बेवकूफ़ी करते हैं, मूर्खता करते रहे हैं। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। बता रहे हैं कि जो 11,500 फीट में हमने अपने तंबू छोड़े थे, अपने कुछ आदमी छोड़े थे और वहाँ
छोटा दल बना के जो चले थे, वो समय था सुबह 4 बजे का, और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक विशाल हिम सरोवर देखने को पुरस्कार मिला। उनके कहने का मतलब है कि हम जब 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक चलते रहे तो हमें एक विशाल हिम सरोवर मैंने बताया था पहले, ग्लेशियर का मतलब, तो हिम सरोवर मतलब बर्फ का बहुत बड़ा क्या तालाब देखने को नहीं मिला। कैसा बताते हैं फिर उसे, यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। ये उनको देखने में, ये नजारा, दृश्य का मतलब होता है नजारा, बहुत ही सुंदर था। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई क्या थी, पर्वत चोटियां थी। कहती हैं बर्फ से ढकी हुई चारों ओर पर्वत चोटियां थी। पर्वत के मतलब जो शिखर का भाग होता है उसमें चोटी कहते हैं। मानो देवताओं का मुकुट अर्धचंद्र हो, कहते हैं जैसे देवता मुकुट लगाते हैं और अर्धचंद्र रूप से उसमें ऐसे बना होता है। अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्रमा, तो वो देवताओं के मुकुट की तरह की वो चोटियां लग रही हैं, वो बर्फ की है इसलिए वो चमक रही हैं। और मुकुट चांदी का होता है ज्यादातर, तो उसमें चमक होती है। उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं मानो जैसे देवताओं के मुकुट हों। कौन? वो बर्फ की चोटियां जो ऊंचाइयों में अर्धचंद्र के आकार की दिख रही हैं। किंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। ताजी बर्फ वहां गिर रही थी बराबर, और कोहरा भी पड़ रहा था। इस वजह से ये दृश्य जो ये दिख रहा था वो गायब हो गया, विलीन हो गया, मतलब उसका कुछ इनको दिखाई न पड़ने लगा। इस तरह कहते हैं। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि हम लोग 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे। 4 बजे सुबह से 11,500 फीट की ऊंचाई से चढ़ते चढ़ते ये 15-16 हजार फीट की ऊंचाई में 12 बजे तक पहुंच गए थे। अब क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत नीचे थे, अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी ओर जाना था। अब यहाँ पर बताते हैं कि हिम सरोवर का आकार कैसा था। आपकी बुक में ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि इस हिम सरोवर का आकार लगभग आधा मील लंबा था। आधा मील लगभग आज के जो मापक हैं हमारे, वो किलोमीटर में है, इसलिए हम इसे कहें लगभग आधा मील, 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर होता है। आधा मील लंबा था, करके दूसरी पार करके मतलब जो आधा मील था इसको पार करके दूसरी ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई समाप्त होने से हमारी कठिनाइयां भी समाप्त हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की, यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हमको जो ये हिम सरोवर मिला था, इसके बाद हम लोगों को समतल में चलना था बराबर, लेकिन जो ऊंचाई हम चढ़ के आए थे हमें लगा कि ऊंचाई हमें नहीं पार करनी होगी। तो हम लोगों के अंदर जोश था, हम थके हुए जरूर थे, लेकिन हमें लग रहा था कि अब तो हम आराम से यात्रा अपनी मंजिल यानी अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएंगे। मंजिल इनकी थी अमरनाथ की गुफा, जिसमें इन्हें देखने जाना था। इससे बड़ा धोखा था, इसमें बड़ा धोखा था। क्या बड़ा धोखा था? क्योंकि यहाँ दरारें बहुत सी थी। दरारें कहते हैं जो बर्फ और पहाड़ के बीच होती हैं, और वो दरारें बर्फ के कारण ढक जाती हैं, वही आगे बताने वाले हैं। ये कहते हैं ये दरारें, ये इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि यहाँ दरारें बहुत सी थी, और ताजी बर्फ गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों से ढक देती थी। मतलब जो ताजी बर्फ गिर रही थी वो खतरनाक दरारें जो थी उनको ढक देती थी, जिससे एक भ्रम होता था कि यहाँ कोई दरार नहीं है, और उसके ऊपर पैर भी पड़ जाता था। तो कहते हैं मैंने ज्यों ही उनके ऊपर पैर रखा वो नीचे खिसक गई। बता भी वही रहे हैं कि मैंने उनमें धोखे से पैर रख दिया और वो नीचे खिसक गई, और मैं धम्म से मुंह के बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा। यहाँ पर बताते हैं कि मैं खुद उस गलती का शिकार हो गया, और वो दरार धंस गई, और दरार धंसने से मैं जाके नीचे गिर गया। अब बताएंगे क्या आगे, वो देखिए। यह दरार बहुत चौड़ी और गहरी थी। बताने का उनके तात्पर्य है कि जहाँ मैं गिरा वो बहुत चौड़ी दरार थी, बर्फ जब गिरा तो उसका आकार दिखा, और बहुत गहरी थी। क्या है, गहराई उसकी ज्यादा थी। कोई भी वस्तु इसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक, कहते हैं अगर कोई वस्तु इसके नीचे बहुत गहरी है, यहाँ गिर जाए तो वह हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए आराम से सुरक्षित रह सकती है। भूगर्भ का शास्त्री कौन है? भूगर्भ शास्त्री वो होते हैं जो धरती के अंदर की खोज करते हैं। धरती के अंदर क्या क्या है, मैंने यहाँ लिखा है भूगर्भ शास्त्री का मतलब धरती के अंदर का ज्ञान रखने वाला। तो भूगर्भ शास्त्री का मतलब होता है धरती के अंदर का ज्ञान रखने वाला। फिर बताते हैं कि आराम के साथ सुरक्षित रह सकती थी। ये बता रहे हैं भूगर्भ शास्त्री जो धरती के अंदर खोज करते हैं, धरती के अंदर का ध्यान रखते हैं, उनके लिए अगर कोई चीज यहाँ गिर जाए तो हजारों वर्ष बाद तक वो सुरक्षित रहेगी। मतलब वो कभी हजारों वर्ष बाद जाके देखेंगे तो वो वहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि बर्फ में जल्दी कोई सामान गलता सड़ता नहीं है। जैसे कोई तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी लाश नीचे गिर गई तो वो भी मिल सकती है। उनके बताने का तात्पर्य
तात्पर्य यह है कोई वस्तु गिर जाएगी तो बर्फ की वजह से उसको कोई जीव जंतु कीड़ा उसमें नहीं लगेगा और वो सुरक्षित रहेगी। इसके बताने का तात्पर्य है लेखक की। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। अब यहाँ रस्सी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बताया था ऊपर कि हमने अपने आप को एक दूसरे से एक रस्सी की सकरी से बांध रखा था, सकरी बनाकर रस्सी की, अर्थात एक दूसरे को चैन नुमा बांध रखे थे। तो बाकी लोग तो ऊपर थे, ये गिर गए थे नीचे, तो रस्सी इनके हाथ से छूटी नहीं थी और मैं अंततः ऊपर खींच लिया गया। मतलब जो साथी थे उन्होंने इन्हें उस रस्सी के माध्यम से खींच लिया ऊपर और ये बच गए। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, मतलब ये डर तो बहुत गए थे, होश ढीले हो जाना मतलब बहुत डर जाना। फिर भी हम आगे चले गए, मतलब आगे चलते गए और दो दरारों की संख्या और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। बता रहे हैं कि ये दरारें जो थी ये और बढ़ने लगी और इनकी चौड़ाई भी बढ़ने लगी। तो इस तरह की स्थिति जब बनी तो इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पास नहीं थे। ये इस तरह की दरारें थी जिनको पार करने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश ही लौट आए। ये इनका कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे तो हम लोगों ने थके मांदे होते ही और साथ में क्या जब ये खतरा हमारे सामने बार बार इस तरह के आ रहे थे तो हम हताश हो गए अर्थात निराश हो गए और क्या किए वहां से लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है लेखक के कि हमने अमरनाथ की गुफा देखने के लिए यात्रा की थी और अमरनाथ की गुफा हमारी अनदेखी मतलब बिना देखे ही रह गई, मतलब हम अमरनाथ की गुफा नहीं देख पाए। इस प्रकार से मैंने आपको एक पाठ पढ़ा दिया है। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा ही। आप ये वर्ड इसमें लिखी हुई है, शायद ये आपकी बुक में यहाँ छपी ना मिले तो इसको आप नोट कर लेंगे। एक बार इसे पढ़ लेता हूँ, शायद आपको स्पष्ट दिख न रही हो। निर्णय का मतलब होता है सुनसान, भ्रम का मतलब होता है संदेह, जिसे हम शंका भी कहते हैं। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, जो जंगल के पेड़ पौधे हैं उनको हम वनस्पति कहते हैं। नगारा का मतलब होता है गायब। भूगर्भ शास्त्री का मतलब होता है धरती के अंदर का ज्ञान रखने वाला। बर्फीली का मतलब होता है बर्फ से युक्त। मुश्किलें का मतलब होता है कठिनाइयां। रपीली का मतलब होता है चिकनी फिसलने वाला। इसका दो अर्थ होता है, एक चिकनी और दूसरा फिसलने वाला। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम, जो पुरस्कार में लिए जाते हैं वो हम उसे इनाम भी कहते हैं। वही पुरस्कार मतलब इनाम होता है। ओझल का मतलब होता है विलीन, विलीन का मतलब गायब, जो हमें न दिखाई दे, जो पहले दिख रहा था फिर बाद में न दिखाई दे, उसे कहते हैं विलीन। तो ठीक है, अगला हमारा बुक है ग्रामर का जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो हम अब आगे की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, व्याकरण। और व्याकरण के पढ़ने जो बचा हुआ हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक पाठ को क्रमशः पढ़ेंगे। धन्यवाद।